गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अभी ये जो शो है हमारा, ये आपके लिए बनता है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, थोड़ा ज़्यादा रिसर्च लगता है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब देने का मौका मिलता है, इसीलिए हर हफ्ते हम बनाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, ये शो आपको पसंद है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और एपिसोड्स देखना चाहते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने आज का टॉपिक सजेस्ट किया था बहुत दिनों पहले, अलग अलग एपिसोड्स के कमेंट्स में मैंने देखे थे, तो इसीलिए बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि नोकिया के ऊपर एक एपिसोड बना लिया जाए। इसीलिए आज के एपिसोड में हम नोकिया की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कुछ लोग कमेंट करके पूछते जा रहे हैं सवाल, लेकिन उनके जवाब यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। हम बुधवार या गुरुवार को YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट कर देते हैं, तो गैजेट्स 360 हिंदी के चैनल पेज पर जाइए, कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे। हर हफ्ते एक पोस्ट लाइव होता है, वहां पर आपको नया टॉपिक पता चल जाएगा कि टेक आपकी जुबान में शनिवार को क्या टॉपिक आने वाला है, और उसका जवाब भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। यानी कि आप कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछिए, तब यहाँ पर आके आपको जवाब मिलता है, पहले नहीं। आप दूसरे वीडियोस में कमेंट करेंगे, उसके जवाब यहाँ पर मिलना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि बुधवार गुरुवार को आप चेक कर लीजिए कम्युनिटी पोस्ट, और अगर शुक्रवार सुबह तक आप पोस्ट कर देंगे अपने सवाल, तो यहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, ये बात भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि नोकिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, भारत में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो थोड़ी बहुत हमने भी जांच की इसकी, और उसके बारे में बात करने के लिए हम तैयार हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कर दीजिए, उससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनके सवाल हों कुछ, तो यहाँ पर जवाब मिले उन्हें, और वो भी यहाँ पर आके सवाल पूछें और हमारा शो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं नोकिया के रणनीति की। अभी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, यानी थोड़े टीचर वाली वाइब आ रही है अभी, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो नोकिया बहुत पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था। सबका यहाँ पर पहला स्मार्टफोन या पहला फीचर फोन कहा जा सकता है नोकिया में हुआ होगा। अभी नोकिया ने टुवर्ड्स द एंड थोड़े इंटरनेट वाले फीचर फोन्स भी लॉन्च कर दिए थे। अब उनको स्मार्टफोन कहना थोड़ा गलत होगा, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि स्मार्ट फीचर फोन या फिर फीचर फोन आपका भी पहला शायद नोकिया का ही हुआ होगा। अब मैंने भी सबसे पहला फोन जो यूज़ किया था वो नोकिया का ही फोन यूज़ किया था, और उस समय में क्या फ़ोन हुआ करते थे आप मेरी टी शर्ट पर भी देख सकते हैं, ऐसा ही एक स्मार्टफोन बना पड़ा है। नोकिया 3310 बहुत पॉपुलर था, नोकिया 2300 जैसे फ़ोन भी बहुत दिखे थे यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल थे, और एन सीरीज़ में तो प्रीमियम डिवाइसेस आपको मिलते ही रहते थे, वो भी आप जानते हैं। तो नोकिया जब शुरू में बहुत डोमिनेट करने लगा था, तब तक वो कंपनी मार्केट में चलते रही जब तक आईफोन नहीं आया। जैसे ही एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया, पूरी इंडस्ट्री बदल गई, सब स्मार्टफोन की तरफ दौड़ने लगे। फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर के जितने एडवांस फीचर्स आ गए थे iOS और एंड्रॉइड में, वो सारे नोकिया मैच नहीं कर पाया, और कंपनी ने सबसे बड़ी गलती की कि विंडोज फोन में एक्सक्लूसिव होने की। अब उनने सिर्फ विंडोज फोन बनाना शुरू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो अच्छा था, डार्क मोड उसमें बाय डिफॉल्ट एनेबल था, कुछ एडवांस फीचर थे ऐसे, लेकिन ओवरऑल आप देख लीजिए उसको, वो मार्केट से थोड़ा पीछे रह गया। थोड़े 2-3 साल पहले लॉन्च करते थे विंडोज फोन को, तो आज शायद मार्केट में एंड्रॉइड की जगह पे विंडोज फोन नंबर 2 पे होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। माइक्रोसॉफ्ट मार्केट पे लेट था, और नोकिया ने ये गलती कर दी कि उसने विंडोज फोन एक्सक्लूसिव डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिए। इसीलिए वो स्मार्टफोन मार्केट में पीछे जाता गया, क्योंकि उसमें इकोसिस्टम ही नहीं है। आप देख लीजिए, आपको जो पसंदीदा ऐप्स हैं सारे, वो अगर आपको एंड्रॉइड पर मिल रहे हैं, तो आप विंडोज फोन का डिवाइस क्यों लेंगे। iOS और एंड्रॉइड पर सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन विंडोज फोन में आप देख लीजिए सब एकदम ऐसे क्लोन टाइप के ऐप्स हैं। कुछ ऐप्स तो ऐसे थे जैसे कि वेबसाइट ही खोल रहे हैं आप किसी ऐप के अंदर, ऐसा लग रहा था, और ठीक से ऑप्टिमाइज भी नहीं किए थे। तो ऐसे सारे बहुत प्रॉब्लम्स थे उसमें, जिसके कारण विंडोज फोन आगे बढ़ नहीं पाया, और नोकिया स्मार्टफोन मार्केट में धीरे धीरे पीछे रह गया, और फिर आगे नहीं बढ़ पाया वो। कुछ दिनों बाद में ऐसा हुआ कि HMD ग्लोबल इस कंपनी ने नोकिया ब्रांड को खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट से, और माइक्रोसॉफ्ट से खरीदने के बाद में उन्होंने उसको एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू किया नोकिया ब्रांड के नाम पे। तो आज जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जितने भी एंड्रॉइड फोन्स नोकिया के नाम पे देख रहे हैं, वो HMD ग्लोबल ये कंपनी है, लॉन्च करती है। अब इनकी पार्टनरशिप है मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन कंपनी से, जो ताइवान बेस्ड कंपनी है, और ये आज का नोकिया है जो आप देख रहे हैं अभी। अब नोकिया ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, वो ये है कि वो Android One एक्सक्लूसिव हो चुके हैं अभी। अब पहले Windows Phone एक्सक्लूसिव हो गए थे, अब Android One एक्सक्लूसिव हो गए हैं। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है Android One के साथ में, इसके फायदे क्या हैं, क्या इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है भारत जैसे मार्केट में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं Android One के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देकर। अब Android One ये जो है गूगल का एक्सपेरिमेंट रहा है बहुत दिनों से। ये मैं एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा अभी भी, क्योंकि बहुत बार इन्होंने कोशिश की है नई चीज़ लाने की Android One में, लेकिन हर बार ऐसे लगता है कि उनकी रणनीति थोड़ी चूक गई है, और इसीलिए भारत में वो सफल नहीं हो पाए हैं। अब बहुत सालों पहले आपको याद होगा 2014 या 15 में
उन्होंने एक अपनी किस्मत अपने हाथ नाम की एक कैंपेन लाई थी, पेपर में बड़े बड़े ऐड दे दिए थे, होर्डिंग लगा दिए थे रोड पर, और उन्होंने लावा, कार्बन और भारतीय कंपनी के साथ में टाई अप करके बजट फोन लॉन्च किए थे जो एंड्रॉइड 1 इकोसिस्टम में थे। उसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट की गारंटी होगी इन सारे फोन्स में, सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी होगी, और उसके साथ में 2-3 और चीजें आपको मिलती हैं कि स्टॉक क्लीन यूआई होता है, जो वो मतलब बिल्कुल ही बेयर बोन्स एंड्रॉइड जिसे कहते हैं, और उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, कोई एडिशनल ऐप्स नहीं है, और उसमें आपको वही जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह की गारंटी है वो सारी चीजें मिलती हैं। तो ये बेसिकली एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम की गारंटी थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने जब इन सारी कंपनियों के साथ में टाई अप करके ये लॉन्च किया था, तो एंड्रॉइड 1 का प्रोग्राम ये था कि कुछ डिवाइसेस एंड्रॉइड 1 सर्टिफाइड होंगे और ये सारे मार्केट में मिलेंगे। उसमें गूगल के साथ में पार्टनरशिप करके बनाए जाएंगे कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे। अब पहली बार जब उन्होंने वो कोशिश की थी, वो फेल हो गया मार्केट में, वो चल नहीं पाए, डिवाइसेस इतने अच्छे नहीं लगे लोगों को। उसके बाद में फिर उन्होंने फिर से रीबूट करके कोशिश की लाने की एक पार्टनरशिप मॉडल में, इसमें गूगल जो सॉफ्टवेयर देगा और मैन्युफैक्चरर्स को बता देगा कि रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस इस टाइप के हैं, इस पे आप चला लीजिए। और उसमें बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने एंड्रॉइड 1 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। अब आप भी जानते होंगे Xiaomi जैसे कंपनी ने भी एंड्रॉइड 1 का स्मार्टफोन लॉन्च किया है Mi A सीरीज में। तो Xiaomi Mi A1, A2, A3 ये सारे फोन्स में आप देख लीजिए, कॉमन फैक्टर एक है कि वो उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं देते जितने Redmi स्मार्टफोन्स देते हैं। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही आप देख लेंगे दूसरे कंपनीज ने भी एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। मोटरोला ने भी कोशिश की थी थोड़ी बहुत। मोटरोला 1 पार एक अच्छा डिवाइस था उनका एंड्रॉइड 1 में, लेकिन आजकल देख लीजिए उन्होंने भी एंड्रॉइड 1 को छोड़ दिया है। वो मोटरोला 1 ब्रांडिंग में लॉन्च तो करते हैं, लेकिन एक कस्टमाइज वर्जन होता है उनके एंड्रॉइड का MyUX नाम का, जिसमें बहुत ही बेयर बोन्स कस्टमाइजेशन होती है। थोड़ी बहुत मोटो के जेस्चर्स वगैरह वो दे देते हैं और यूजफुल फीचर्स कुछ और ऐड कर देते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो काफी मतलब स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही लगता है। तो जैसे मोटरोला 1 फ्यूजन प्लस हुआ, इस स्मार्टफोन में आप देख लीजिए स्टॉक जैसे ही क्लीन यूआई दिया गया है आपको, लेकिन वो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम में नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी नहीं है। और गूगल की जो रिक्वायरमेंट होती है कि गूगल के खुद के ऐप्स के अलावा आप शायद 1 या 2 ऐप्स या 1 या 2 कस्टमाइजेशन ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है मोटरोला 1 फ्यूजन प्लस में। लेकिन नोकिया के पास में ये फ्रीडम नहीं है। अब नोकिया ने एंड्रॉइड 1 एक्सक्लूसिविटी का पक्ष चुना है, तो इसका मतलब ये है कि हर फोन में एंड्रॉइड 1 ही होगा उनके इसमें, और हर फोन में वही रेस्ट्रिक्शन होंगे कि एकदम ही बेयर बोन्स यूआई होगा, कोई भी कस्टमाइजेशन एडिशन नहीं कर सकते वो, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स उनको देते रहने पड़ेंगे, तो सपोर्ट लंबे समय तक करना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है, एक तरफ से आपको ऐसा फोन मिलता है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, 4-4 ब्राउजर ऐप, 3-3 कैलकुलेटर ऐप, ऐसे अलग अलग स्टोर जो भरे पड़े होते हैं, और क्या विज्ञापन जो आते हैं लॉक स्क्रीन पर, कभी ब्राउजर के अंदर, या फिर कभी ऐप्स इंस्टॉल करते समय बड़ा सा फुल स्क्रीन ऐड आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। जो गूगल ने सिक्योरिटी दी है वो भी लेटेस्ट आपके फोन में आती रहेगी, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव है वो मैंने ज़्यादा देखा नहीं। बहुत लोगों ने कमेंट किया एंड्रॉइड 1 के बारे में, लेकिन ये पर्सपेक्टिव किसी ने लाया नहीं है सामने। देखिए आप सोचिए कि जब इतने सारे कंपनीज इतना ब्लोटवेयर वगैरह फोन में डाल रहे हैं, इतने विज्ञापन डाल रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? क्या इन कंपनियों को शौक चढ़ा है कि आपको मतलब कोई बकवास सॉफ्टवेयर देने के लिए फ़ोन में, और गंदा एक्सपीरियंस जो होता है विज्ञापन वगैरह के लिए, वो आपको देने के लिए कंपनी को कोई शौक तो नहीं है। उनका बस एक ही कारण है, पैसा। अब कोई भी ऐप अगर फ़ोन में प्री लोडेड होता है, 99% टाइम ऐसा होता है कि उन्होंने कंपनी से डील कर ली होती है। चलिए मेरा ऐप है, समझ लीजिए, एक गैजेट 360 हिंदी का ऐप मैंने बना दिया समझो, और उसको मैंने प्रीलोड करा दिया एक नए स्मार्टफोन में, कोई भी नोकिया का स्मार्टफोन हो, किसी भी कंपनी का हो। तो वो कंपनी क्यों मेरा ऐप प्रीलोड करेगी? उनको कुछ तो मिलना चाहिए। मोस्ट केसेस में पैसा मिलता है, तो कंपनी उनको पैसे देती है इनको प्रीलोड करने के लिए, ये सारे ऐप्स को, और उसके कारण उनका क्या होता है, रीच बढ़ जाती है। कोई भी फोन खरीदता है पहले से वो ऐप होता है, तो वो यूज करके साइन अप करके उसे इस्तेमाल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनका वो फायदा होता है। कंपनीज को, स्मार्टफोन कंपनीज को ये फायदा होता है कि उनको पैसे मिल जाते हैं, जिसके कारण वो आपको ज्यादा अच्छा हार्डवेयर ज्यादा कम प्राइस में दे सकते हैं। तो ये होता है एक उसका पर्सपेक्टिव। दूसरा ये है कि जो विज्ञापन वगैरह आते हैं वो बार बार आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे विज्ञापन, बार बार कंपनी पैसा बनाते रहेगी। तो अभी Xiaomi जैसी कंपनी इतने सारे विज्ञापन डालती है, तो उनको जरूर उसका कुछ ना कुछ पैसा तो मिलता ही होगा। तो उससे क्या होता है, आपने फोन तो खरीद लिया कम दाम में, लेकिन कंपनी उसके बाद में भी पैसे बना रही है आपके थ्रू, कि आप जब विज्ञापन वगैरह वो देख रहे हैं उनके द्वारा। तो इससे क्या होता है कि फिर से वही वाली बात आ जाती है ना, आप सोचते हैं कि नहीं 10,000 रुपये में तो मुझे मीडियाटेक का Helio G90 प्रोसेसर चाहिए, उससे कम रहेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। G80 चाहिए, G90 चाहिए, किसी को चाहिए कि स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन 30,000 में मिल जाए। तो ऐसी सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ये एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन कुछ कर लेंगे वो लोग, क्योंकि थोड़ी तो लिमिट होती है। इतना अच्छा हार्डवेयर इतने कम दाम में अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस मामले में नोकिया लिमिटेड है, क्योंकि वो विज्ञापन वगैरह नहीं डाल सकते, ब्लोटवेयर नहीं डाल सकते, उनके पास उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अभी बाकी कंपनी में हमने बहुत बार ये देखा है कि शुरुआत में जब फोन वो लॉन्च करते हैं तो शायद 3-4-5% का प्रॉफिट होता होगा, कभी कभी लॉस भी होता है, और उसमें वो लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद में फिर
बहुत दिनों के बाद में उनको उसमें प्रॉफिट मिलता है, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जैसे ही फ़ोन आप मैन्युफैक्चर करते जाओगे, जब 1000 यूनिट बनाओगे तो उसकी कॉस्ट 1 होगी, और आप 5000 यूनिट बनाओगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, 10,000 यूनिट बनाओगे तो और कम हो जाएगी। तो ओवर टाइम वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर फ़ोन 1 लाख यूनिट बेचता है उनके, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट आएगा। 10 लाख यूनिट बेचता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हर यूनिट पे उनका प्रॉफिट बढ़ते जाता है ओवर टाइम, क्योंकि फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होते जाती है। तो यहाँ पर कंपनीज को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा स्मार्टफोन मार्केट में कितना बिक सकता है, किस प्राइस पॉइंट पर, उसमें कितना प्रॉफिट हो। तो अगर कंपनी शुरुआत में लॉस लेने को तैयार नहीं है तो इनिशियली उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये हमने नोकिया के स्मार्टफोन्स में देखा है थोड़ा बहुत। अभी पूरी तरह से जानकारी तो नोकिया ने दी नहीं है मुझे, लेकिन जितना मैं मार्केट को स्टडी करके आपको बता पा रहा हूँ वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए कि नोकिया के स्मार्टफोन्स में आपको विज्ञापन वगैरह नहीं मिलेंगे, और क्लीन यूआई जो मिलता है उसके कारण ये साइड इफेक्ट हो जाता है कि उसमें जो आपको हार्डवेयर मिलता है वो शायद इतना अच्छा ना हो। बाकी स्मार्टफोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 720G, 730G, 765 ये सारा मिल जाएगा एक एक प्राइस पॉइंट पर, लेकिन उसी प्राइस पॉइंट पर आप नोकिया के फोन्स देख लीजिए, उनका हार्डवेयर आप देख लीजिए। जहाँ पर आपको 720G मिलता है दूसरे कंपनियों के थ्रू, यहाँ पर नोकिया आपको देगा 665। वैसे ही आप देख लीजिए जहाँ 765 मिलता है वहाँ पर नोकिया आपको दे पाएगा 730G। तो इन कुछ कारणों की वजह से नोकिया आपको बेस्ट हार्डवेयर नहीं दे सकता किसी भी प्राइस पॉइंट पर, ऐसा मुझे लगता है। अब उन्होंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को अपना नीश बना लिया है। कुछ और अच्छे अच्छे फीचर्स उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि HDR डिस्प्ले और 2-3 छोटे मोटे और एडिशनल फीचर्स उन्होंने लाए थे बीच बीच में। जैसे एक फ़ोन था जिसमें आई थिंक 6 कैमरे थे, तो ऐसे उन्होंने कुछ यूनिक फीचर्स लाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या भारत में ये सारी चीज़ें सफल होने के लिए काफ़ी है? आप भी सोचिए, आप भी बताइए। आपके कमेंट्स वगैरह देख के तो मैं तो जान ही गया हूँ कि आपको क्या लगता है, लेकिन थोड़ा सोचिए इस बारे में कि आप लोग चाहते हैं कि नोकिया लाए ऐसा स्मार्टफोन। मैं भी यही चाहता हूँ वैसे, कि नोकिया लाए ऐसा स्मार्टफोन जिसमें स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर हो और वो 14,000 रुपये में आ जाए, और उसमें क्लीन यूआई हो, स्टॉक एंड्रॉइड हो, सब अच्छे फीचर मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है फिजिकली। उनको कंपनी को प्रॉफिट भी बनाना होता है। ये चैरिटी नहीं है ऐसे कि मतलब दान में देने के लिए कंपनी नहीं शुरू की है, घाटे में रहने के लिए नहीं शुरू की है। तो मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल है कि आपको एंड्रॉइड 1 का क्लीन एक्सपीरियंस भी मिले और साथ में अच्छा हार्डवेयर भी मिल जाए और अच्छी परफॉर्मेंस सब कुछ मिल जाए एक प्राइस पॉइंट पर। जो नोकिया आपको दे पा रही है अभी, मेरे ख्याल से वो मार्केट के थोड़ा पीछे है इस पॉइंट पर। अभी नोकिया 5.3 का हाल ही में मैंने रिव्यू किया था, उसमें यही देखा था मैंने कि अगर यही स्मार्टफोन 10,000 रुपये में लॉन्च कर देते वो, या फिर 11 में भी, तो मैं कहता कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन 14,000 रुपये में आपको 665 दे रहे हैं और कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब इतनी अच्छा नहीं लगती है। तो इसीलिए नोकिया थोड़ा पीछे है मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एंड्रॉइड 1 का ये जो पथ चुना है उसकी वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज आ जाते हैं उनमें। तो ये तो थी मेन उनकी रणनीति अभी करंटली क्या चल रही है। अब इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं, नोकिया 5.1 प्लस जैसा अच्छा स्मार्टफोन भी आया था, 6.1 प्लस भी काफ़ी अच्छा था लॉन्च के समय में। बस यही बात हो गई कि दूसरे कंपनियों ने 6 महीने के अंदर इतने अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च कर दिए कि 6.1 प्लस पुराना लगने लगा। तो नोकिया को क्या करना चाहिए यहाँ पर? उनको थोड़ा सा मार्केट के एक कदम आगे चलना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि जब कंपनियों ने नए नए प्रोसेसर ला दिए हैं मार्केट में, तब वो पुराने प्रोसेसर का फोन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे 665 आके कितने दिन हो गए? कभी ऐसा आपने सुना है कि नोकिया का फोन आज भारत में आया पहली बार एक प्रोसेसर लेके आया है? नहीं। अभी इसका भी एक कारण है, ये है ना कि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम में अगर वो आना चाहते हैं तो उनको ऐसा कंपोनेंट ही चुनना पड़ेगा जो गूगल लंबे समय तक सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन वगैरह होती है थोड़ी बहुत नोकिया के एंड पे होती है, बट 90% अगर स्टॉक यूआई दे रहे हैं तो गूगल के एंड से होके आती है। तो ऐसे ही कंपोनेंट्स वो चुन पाते हैं जो लंबे समय तक सपोर्टेड रहें। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो लेटेस्ट प्रोसेसर वगैरह नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन उनको जरूर लाना चाहिए। भारत जैसे मार्केट में अगर उनको सफल होना है, भले ही वो थोड़ा पीछे रहे मार्केट से, यानी कि अगर आपको रियलमी एक फोन दे रहा है समझ लो 12,000 में, नोकिया वही फोन आपको 13,000 में दे रहा है, तो उतना गैप ठीक है। लेकिन अगर 10,000 वाला फोन नोकिया 14 में दे रहा है तो बहुत मुश्किल है उनका सफल होना इस मार्केट में, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मेरी उम्मीद है कि आगे जाकर ये चेंज हो जाए थोड़ा और नोकिया मतलब और कंपेटिटिव बन जाए मार्केट में, क्योंकि जो उनके यूनिक फीचर्स है, यानी ब्रांड वैल्यू जो आज भी देख लीजिए भारत में, नोकिया का नाम लीजिए, सब सोचेंगे कि नहीं अच्छी कंपनी है, अच्छा फोन बनाती है। लेकिन फिर आप देख लीजिए उनके प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद उनका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते रह सकता हूँ। एक्चुअली बहुत पैशनेट हूँ मैं नोकिया कंपनी के बारे में, लेकिन आपके सवालों के भी जवाब देने हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा समय उसके लिए भी ले लेते हैं। इतना मुझे एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आपके सवालों को देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं इस हफ्ते। तो चलिए अभी यूट्यूब का ऐप खोला जाए यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम सवाल लेंगे अभी राकेश चौधरी जी का। अब राकेश जी का पूछना है कि मुझे लगता है नोकिया भी एप्पल की तरह प्रॉफिट की रणनीति पर चल रही है, क्योंकि नोकिया का भी नया स्मार्टफोन जिसे उन्होंने भारतीय मार्केट के लिए लॉन्च करना है,
उसको भारतीय मार्केट का ज्ञान ही नहीं है। नोकिया को इंडिया के युवा जनरेशन को टारगेट करने की ज़रूरत है। देखिए राकेश जी, अब इतना मैंने लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आप ज़रूर थोड़ा सोचिए उसके बारे में और फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि नोकिया सिर्फ प्रॉफिट माइंडेड कंपनी है जैसा आपने कहा है, क्योंकि मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अब इसका कारण वही है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देना है और लंबे समय तक अपडेट्स देने हैं, तो उसका भी कॉस्ट होता है कंपनी को। अब ज़्यादातर कंपनियाँ जितने आप देख रहे हैं मार्केट में जो सफल हो रहे हैं आजकल, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने साल तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक अपडेट आ गया, एंड्रॉइड 9 का 10 आ गया, उसके बाद भूल ही गए, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह भी आना बंद हो जाते हैं कुछ देर के बाद में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो लंबे समय तक किसी भी फ़ोन को सपोर्ट करना है बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है। और एंड्रॉइड की दुनिया में तो 2 साल के भी अगर सिक्योरिटी अपडेट्स आ गए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ गए, तो बहुत बड़ी बात होती है वो। iOS की दुनिया में बात अलग है, आईफोन की दुनिया में तो अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आप OnePlus पर हैं तो भी उसमें 2 जनरेशन तो आप अपडेट मिलते जाएंगे। गूगल पिक्सल पर भी बहुत अच्छे अपडेट्स मिलते हैं। सैमसंग का भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में। तो अगर ये दे रहे हैं उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स, उसका कॉस्ट भी फैक्टर इन करना होगा। कहीं ना कहीं से तो कंपनी को वो रिकवर करना ही होगा जब वो विज्ञापन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में आप सोचिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में। क्या थोड़ा बहुत आप मेरे से अगर सहमत नहीं है तो भी बता दीजिए, क्योंकि आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है, आपने हर हफ्ते सवाल पूछा है, तो आपके कमेंट का मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो प्लीज़ आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए अभी आगे जाते हैं। जागृति तिवारी, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे लगता है कि नोकिया ने अपने हाथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, वो भी ऐसे समय में जब लोग चाइनीज मोबाइल का ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं। अगर नोकिया कम कीमत में अच्छे स्पेक्स वाला फोन लाकर आता तो इंडियन मार्केट में जगह बना पाता। अकॉर्डिंग टू मी दे हैव मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए जागृति जी, अभी इसमें हुआ ये है ना कि भारत में अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरह के मतलब ऐप्स वगैरह बैन हो रहे हैं और ये सारा जो अभी सेंटिमेंट हर जगह बना पड़ा है, अब इसमें कैपिटलाइज करने के लिए किसी भी कंपनी को थोड़ा समय चाहिए। ये सारी चीज़ों के जो प्रोडक्ट रोड मैप होता है, यानी कि अगर आज नोकिया ने फ़ोन लॉन्च किया तो कब उन्होंने तैयारी शुरू की उस लॉन्च की। एक तो नोकिया का ये है, मैंने देखा है कि वो यूरोप मार्केट में ज़्यादा थोड़े एक्टिव हैं। भारतीय मार्केट में अच्छा लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बट काफ़ी सारे उनके स्मार्टफोन्स पहले यूरोप में आते हैं फिर भारत में आते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत मैंने देखा है। तो ऑलरेडी ये फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है और जब उन्होंने इसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वगैरह किया था, मतलब जब उन्होंने सोचा कि पहली बार हम ऐसा नोकिया 5.3 नाम का स्मार्टफोन बनाएंगे, तो वो शायद हो सकता है कि 6 या 9 महीने पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा और इस तरह का माहौल बन जाएगा उस टाइम को किसी का नहीं पता था। तो अगर आप देख लेंगे उस तरह से, तो नोकिया के जो अगले लॉन्चेस हैं जो 6-7 महीने बाद में आएंगे, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आएंगे शायद। लेकिन अभी इमीडिएटली कैपिटलाइज करना उस पर आई डोंट थिंक किसी ने भी किया है। सैमसंग जैसी कंपनी ने भी नहीं किया है उस पर, क्योंकि उन्होंने जो M सीरीज़ के नए स्मार्टफोन लॉन्च किए, उनके प्रोसेसर आप देख लीजिए और प्राइस पॉइंट पे क्या क्या प्रोसेसर आपको मिल रहे हैं दूसरी कंपनियों से, वो भी आप देख लीजिए। तो अगर उतनी बड़ी कंपनी ने नहीं किया है तो नोकिया को इस फैक्टर के बारे में कहना कि इन्होंने चांस मिस कर दिया थोड़ा हार्श होगा। जी, इनके टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है लॉन्चेस की, जो हार्डवेयर आपको मिल रहा है वो इतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, मैं भी मानता हूँ वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये फैक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती रहती हैं और मार्केट में तेज़ी से मूव करना ये बहुत मुश्किल काम है। ये इतना आसान भी नहीं है कि बस आज डिसाइड कर लिया कि ऐसा फ़ोन लॉन्च करना है और झट से अभी 2 दिन के अंदर फ़ोन आ गया। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, और अभी आप भी जानते हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है, लॉकडाउन है हर जगह, सप्लाई चेन ठीक नहीं है, तो इस टाइम पर इतनी एग्रेसिवली लॉन्च करना ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनदीप चौधरी का कहना है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके स्मार्टफोन की स्पेक्स कम और प्राइस ज़्यादा होती है। अगर इन्हें रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड को टक्कर देना है तो इन्हें कम प्राइस में एकदम अच्छे से अच्छे स्पेक्स देने होंगे और तभी हम इन चाइनीज़ कंपनियों को गुड बाय कर पाएंगे। देखिए अभी ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि चाइनीज़ कंपनीज जो आई हैं भारत में मोबाइल्स लेके, उनका विकल्प ढूंढना हमेशा ज़रूरी है। अभी इसका कहने का रीज़न ये है कि आप ही देख लीजिए मार्केट शेयर कितना है किसी भी कंपनी का, और आप देख लीजिए किन कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ा है इसने पिछले 1.5-2 साल में। उसका कारण ये है कि वो बहुत अग्रेसिवली प्राइस करके स्मार्टफोन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्मार्टफोन बना रहे हैं। भारत का मार्केट ऐसा है, अगर आपका फ़ोन खराब है कोई नहीं खरीदने वाला है यहाँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, खराब फ़ोन लॉन्च कर लीजिए, भारतीय अपने जो यूज़र होते हैं ना इतने अच्छे होते हैं, यानी उनको सब नॉलेज होती है एक एक फीचर की, अगर खराब निकला स्मार्टफोन वो नहीं खरीदेंगे सीधा। तो यही बात है, इसीलिए इनके शेयर मार्केट शेयर इसीलिए बढ़ रहे हैं 2 स्ट्रैटेजी में। एक देखिए आप ऑनलाइन स्ट्रैटेजी में बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी देते हैं वो, ऑफलाइन में भी आप देख लीजिए ऑफलाइन मार्केट में किस टाइप के आपको स्मार्टफोन मिल रहे हैं, उसमें जो फोन्स मिल रहे हैं किसी भी प्राइस पॉइंट पर आपको ये मिल जाएंगे अच्छे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के। तो इसीलिए वो मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं। अभी नोकिया को इनको मैच करना मुश्किल है, मैंने जो कारण बताया पूरे वीडियो में आपको देख लीजिए, उसके कारण वो प्राइसिंग मैच करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा और एग्रेसिव हो सकते हैं, ये बात आपकी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज ऑफिशियल का कहना है कि
नोकिया मोबाइल का प्राइस चाइनीज मोबाइल कंपनी से कुछ ज़्यादा ही होता है और उनका मार्केट में रहना और मार्केट में मोबाइल सही कीमत और सही समय पर लॉन्च करना और नोकिया को पहले की तरह अपना सीरीज़ लॉन्च करना चाहिए, जैसे ए सीरीज़, एन सीरीज़, जिससे ग्राहक लोगों को कुछ सुविधा अनुसार मोबाइल खरीदने में नोकिया की सहूलियत हो। और उनका कहना है कि मुझे नोकिया का एन सीरीज़ बहुत ही पसंद है, आज की तारीख में मुझे नोकिया एन सीरीज़ मोबाइल लॉन्च करे तो मैं अभी भी खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब नीरज जी देखिए, मैं कहूँगा एन फॉर नॉस्टैल्जिया, यानी कि पुरानी यादें जो आती है कि पहले हम एन सीरीज़ के फ़ोन यूज़ किया करते थे। अभी भी मुझे याद है एन सीरीज़ में काफ़ी बढ़िया फ़ोन होते थे। N95 एक अच्छा फ़ोन था। फिर एंगेज भारत में बहुत बिका था, ऐसे अजीब सा फ़ोन था जिसमें ऐसे अगर आपको गेम खेलना तो मज़ा आता था, लेकिन बात करनी तो ऐसे रख के बात करना पड़ता था क्योंकि उसका फ़ोन का ईयरपीस साइड पे था थोड़ा सा। तो काफ़ी अच्छा बिका तो था, वो यूनिक फ़ोन था लेकिन उस टाइम के लिए। आज की डेट में अगर वो एन सीरीज़ में नए फ़ोन्स लाते हैं तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने 3310 क्लासिक वाला फ़ोन जो लॉन्च किया था, उसी के साथ में प्रॉब्लम हुई थी कि वो स्मार्टफोन पुराने 3310 जितना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए वो उतना बिका नहीं और उतने ही मतलब मार्केट में उसकी पकड़ नहीं जम पाई। तो जब ये पुराने फ़ोन से वापस लाते हैं ना, नॉस्टैल्जिया के लिए लोग खरीद लेंगे, लेकिन ब्रांड रेपुटेशन खराब होती है अगर वो फ़ोन उतना अच्छा नहीं हो तो इस बात का उनको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं आगे वो लॉन्च करते हैं या नहीं इस टाइप के फ़ोन। मेरे ख्याल से वो कोशिश तो करेंगे ही एट सम पॉइंट, लेकिन होपफुली थोड़ा अग्रेसिव स्मार्टफोन हो। जैसे कि मैंने बोला था ना कि अगर 13,000 में आपको रियलमी वही फ़ोन दे रहा है, तो इसी टाइप का फ़ोन 14 में अगर नोकिया दे दे एन सीरीज़ के नाम से तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। नोकिया फ़ोन्स के बारे में आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आपको एग्रेसिवली प्राइस फ़ोन चाहिए तो थोड़ा सेल का इंतजार कीजिए। काफ़ी बार मैंने देखा है नोकिया 6.1 प्लस जैसा अच्छा स्मार्टफोन 7-8 हज़ार में जा रहा है एकदम आखिर में, तो थोड़ा एक साल इंतजार कर लेंगे तो उनके फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। तो उस टाइम पर उनको खरीदना बहुत सही रहेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो गारंटीड है। आप उससे 15 में खरीदो या 8 में खरीदो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो आपको मिलना ही है, तो उस बात का जरूर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तौफीक कुरैशी का कहना है, हेलो प्रणय सर, नोकिया करीब 2 साल पहले 5.1 प्लस 6.1 प्लस जैसे फोन्स पेश करके मार्केट में दूसरी कंपनीज को अच्छा कंपटीशन दिया था इसने, सही बात है, लेकिन उसके बाद नोकिया कहीं खो सा गया है। सॉरी, अब नोकिया के नए फ़ोन में स्पेक्स एवरेज है, प्राइस काफ़ी हाई रहता है। नोकिया को समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट है, अमेरिका नहीं है, यूरोपियन मार्केट भी नहीं है, और इंडियन मार्केट में बने रहना है तो अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। तौफीक जी आपके पॉइंट बिल्कुल सही है। अभी इतने देर मैंने एक्सप्लेन जो किया था वो उसमें मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि क्यों वो अग्रेसिवली प्राइस नहीं कर पा रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स को। अगर कर पाते हैं तो आगे मार्केट में जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई कारण नहीं है कि लोग मतलब नोकिया का फ़ोन ना खरीदे भारत में, अगर अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे दे तो मेरी भी यही उम्मीद है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सैयद मोहम्मद इरशाद ये भी काफ़ी दिन से हमें सवाल पूछते आ रहे हैं। इनका कहना है कि नोकिया को चाहिए कि कम से कम एक धमाकेदार ऐसा फ़ोन अच्छे बजट में लाए जो पिछली सारी कंपनियों को पिछली सारी कमियों को पूरी कर दे। सॉरी, आज भी यहाँ नोकिया के फैंस हैं, नोकिया को यहाँ मार्केट में सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है। क्या कंपनी एक प्रोडक्ट पे कम मुनाफा लेकर कमबैक नहीं कर सकती? नोकिया को इंडिया के लिए अपने पूरे मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, और चाहे वो HR हो या मार्केटिंग हो या सेल्स, क्योंकि ये लोग यहाँ के मार्केट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। सैयद जी देखिए, आपने बहुत मतलब भारी स्टेटमेंट कर दिया, ऐसा कि पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। इतना भी एग्रेसिवली करने की सब चीज़ ज़रूरत नहीं है उनको। मेरे ख्याल से देखिए, इनको मार्केट की अगर जांच उन्होंने की है अच्छे से, अगर उनको पता भी है एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट में किस प्राइस पॉइंट पे क्या लॉन्च करना है, फिर भी कुछ रीजंस के वजह से वो शायद ना लॉन्च कर पाए। अगर नोकिया एंड्रॉयड 1 को छोड़ देती है, अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर थोड़े कस्टमाइजेशन करके थोड़ा बहुत विज्ञापन वगैरह दे देगी, तो उनके पास थोड़ी फ्रीडम होगी और एग्रेसिवली प्राइस करने के लिए। लेकिन जो चीज़ें वो आपको दे रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, वो आपको वो एग्रेसिव प्राइस पे अभी इतना उनके लिए देना मुश्किल है थोड़ा। अभी तो आप देख लीजिए कि मार्केट में जितने भी फ़ोन्स हैं पहले जो लॉन्च हुए थे पिछले साल, इस साल सबका दाम बढ़ चुका है। इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा थोड़ा कि नोकिया की वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट इतनी अभी नहीं है। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि नोकिया 5.1 प्लस और 6.1 प्लस जब मार्केट में आए थे तो बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे थे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जो लॉकडाउन का माहौल वगैरह चला जाएगा, सप्लाई चेन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद में फिर से वो कमबैक ज़रूर करेंगे। और ऐसे एक फ़ोन पे घाटा लेके आगे बढ़ने से उसका वही लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होता किसी का भी। तो मेरी उम्मीद है कि थोड़े और अग्रेसिवली प्राइस कर ले वो, विथ टाइम होपफुली हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रितेश रंजन जी का कहना है कि हेलो सर, नोकिया फोन्स में अच्छी बात है कि स्टॉक एंड्रॉयड और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वादा करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे बात परफॉर्मेंस और कैमरे की आती है, पता नहीं क्यों वो अपना हाथ खींच लेती है, जबकि ज़्यादातर कंपनियां नए नए इनोवेशंस में लगे हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। रितेश जी, मैंने पूरे अभी 15-20 मिनट इसी टॉपिक पे बात की है। एग्जैक्टली सेम थिंग जो आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैं इससे मतलब ऐसे होता है ना, कभी कभी आपको लगता है कि किसी से आप इससे ज़रा सहमत नहीं हो सकते, तो वही बात है यहाँ पर भी। काफ़ी सही पॉइंट है आपका, आई कंप्लीटली एग्री। अभी
कमरान कुरैशी का कहना है, प्रणय भाई नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि प्रोसेसर कौन सा बढ़िया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक हीलियो? प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए कमरान जी, आपको मुझे इतना मैं बता दूं कि आज की डेट में ऐसे नाम के ऊपर हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है या ऐसे। आप ये मतलब इस टाइप का सवाल हो गया ना कि रेडमी अच्छा है, रियलमी। अब फ़ोन का एग्जैक्ट मॉडल जाने बिना कौन आपको बता पाएगा? वैसे ही है, यहाँ पर भी हो गया। दूसरी बात ये है कि पहले की तरह अभी नहीं रहा है कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो इन्फीरियर है, वो सही नहीं चलता है, हीटिंग के प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। अभी मीडियाटेक के हीलियो वाले प्रोसेसर जितने भी हैं सारे काफ़ी कंपेटिटिव है मार्केट में। तो हर प्राइस पॉइंट पे आप देख लीजिए किस पे आपको क्या मिल रहा है। तो अगर क्वालकॉम का आप बोल रहे हैं कि चलो स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर को कौन टक्कर दे सकता है मार्केट में, तो अभी एंड्रॉइड की दुनिया में मेरे ख्याल से कोई नहीं है। लेकिन बजट में आप देख लीजिए 720G, 730G या फिर उससे भी कम में आप देख लीजिए 665, इस टाइप के प्रोसेसर को टक्कर देने के लिए मीडियाटेक का ऑल्टरनेटिव जरूर है मार्केट में। तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि क्वालकॉम अच्छा है, मीडियाटेक अच्छा है। पर फोन आप हमारा रिव्यू देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर किसी में मीडियाटेक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हीटिंग की प्रॉब्लम है, मैं रिव्यू में कह ही देता हूँ कि ये इशू है, आप ध्यान रख लीजिए उसका। और अगर किसी में क्वालकॉम प्रोसेसर में प्रॉब्लम, वो भी मैं कह देता हूँ, या फिर अच्छा है तो अच्छा भी कह देता हूँ। तो आपको इंडिविजुअली फोन के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि किस में आपको क्या अच्छा मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अजय कुमार पांडे का कहना है कि बहुत अच्छा है सर, पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए। देखिए अजय जी, आपका कमेंट मैंने देखा था 100%, और दूसरे लोगों ने भी मांगा था ये टॉपिक, तो इसीलिए सोचा चलो अभी बात ही कर लेते हैं। नोकिया का नया फोन भी आ गया 5.3, तो अच्छी टाइमिंग भी होगी इसके लिए। चलिए साथ में ये भी बताइए कि इनके फोन में अपडेट आने के बाद में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम क्यों आती है, और ये इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं जो इनको इंडिया मोबाइल मार्केट समझ में नहीं आता। अजय जी देखिए, अभी ये जो बग्स है ना अपडेट के बारे में बाद में जो आते हैं, ये इसके बारे में कमेंट करना सही नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में एप्पल जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी जिसको कहा जाता है, अरबों रुपए जिनके पास हैं, वो भी जब सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करते हैं कभी कभी बगी हो जाता है। अभी नोकिया के बाद में एग्जैक्टली आप किस अपडेट के बारे में बात कर रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हुआ है ऐसा कि कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई बग होगा जो उन्होंने बाद में शायद फिक्स कर दिया हो, होपफुली आप कंपनी को बता सकते हैं कि फिक्स कर दीजिए प्लीज़। वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इस तरह से कंपनी को जज करना, एक बार बग आ गया उसके ऊपर, वो फेयर नहीं होगा मेरे ख्याल से। ऐसे गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में भी इतने सारे बग्स होते हैं, तो इस तरह से अगर हम सोचने लग गए कि अपडेट के बाद में इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो अपडेट नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होगा। अपडेट दे रहे हैं अच्छी बात है, कभी कभी हो जाता है ये, और वो अपडेट को फिक्स भी करते हैं ये सारी कंपनियां। नोकिया सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में काफ़ी अच्छी है इस मामले में, यही मैं कहूँगा। बाकी स्पेसिफिक इशू अगर आपका रहेगा, आप अगर नोकिया कंपनी को कॉन्टैक्ट करें और इन्फॉर्म कर दें कि ये आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हुआ है, तो वही बेस्ट रहेगा। इधर आके मैं उनको इस तरह बोल दूं नहीं उनके अपडेट में सही नहीं है वगैरह, वो फेयर नहीं होगा किसी कंपनी के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तिलक खोरे जी ने कहा है कि नोकिया हमेशा से कैमरा और प्रोसेसर में मात खा रही है, नहीं तो नोकिया के फ़ोन अच्छे होते हैं। अब नोकिया को वैल्यू फॉर मनी बनाना चाहिए। जी बात सही है आपकी, मैंने पूरे वीडियो में इसी की बात की है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। नोकिया हर बार पुराना प्रोसेसर जो देता है उस प्राइस रेंज को जस्टिफाइड नहीं करता है, शायद यही नोकिया का फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए विजय जी, अभी ये पॉइंट आपका सही है। भारत में किसी भी प्राइस पॉइंट पर अगर आपको अच्छा प्रोसेसर दिया नहीं आपने, ऑनलाइन मार्केट की बात करो, ऑफलाइन का अलग गेम चलता है। ऑनलाइन मार्केट में किसी भी प्राइस पॉइंट पे अगर आप अच्छा प्रोसेसर नहीं देते, बेस्ट प्रोसेसर नहीं देते, तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा, ये पकड़ लीजिए। सिर्फ एक कंपनी है जो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है इसमें, वो है सैमसंग। सैमसंग का आप गैलेक्सी M सीरीज देखिए, फ़ोन इतने बिकते हैं उनके, भले ही वो 9611 हर प्रोसेसर में, हर फ़ोन में देते सेम प्रोसेसर, फिर भी उनके गैलेक्सी M सीरीज फ़ोन्स तो बिकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए, खराब प्रोसेसर होगा किसी भी प्राइस पॉइंट पे वो नहीं बिकेगा। नोकिया को भी यही कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब सही बात करें, शिबू सरकार कहना है, मेरा सुनना है कि नोकिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में जॉइंटली फ्यूचर में स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करने वाली है, क्या ये सच है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये काफ़ी आजकल अफवाहें फैल रही है, तो जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है बिल्कुल किसी भी चीज़ को मत मानिए। gadgets360.com और hindi.gadgets360.com इन साइट्स पर ट्रैक करते रहिए आप, लेटेस्ट न्यूज़ आते रहती है। अगर वहाँ पर आपने देखा है तो जानकारी सच होगी, अदरवाइज आप कहीं पर भी ऐसे देख लेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, वहाँ पे मत मानिए, मेरा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप पेडनेकर, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि HMD ग्लोबल ये नई कंपनी है, रिसोर्स मैनेजमेंट इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। पोको का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है और उनको Xiaomi से मदद मिल रही है। देखिए अभी रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, इनके जो करंट स्ट्रगल्स है मार्केट में उसके लिए, लेकिन जो उन्होंने सॉफ्टवेयर की चॉइसेस की हैं उससे थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। अब वो भारत जैसे मार्केट में क्या कंज्यूमर को समझ में आएंगे वो कि मतलब इतने वैल्यू फॉर मनी फोन्स वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर उनका चैलेंज है। थोड़ी बहुत मार्केटिंग की प्रॉब्लम है उनकी, कि यहाँ पर अगर थोड़ा और पैसा डाल के वो मार्केट करें कि नोकिया का ब्रांड है, रिलायबिलिटी है, सॉफ्टवेयर की गारंटी है जो कोई फ़ोन नहीं देता है,
तो शायद थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, स्पेशली ऑफलाइन मार्केट में जहाँ पर इतना हैवी फोकस नहीं होता है कि प्रोसेसर क्या है। ऑनलाइन में सक्सीड करने के लिए थोड़ी तो उनको रणनीति बदलनी पड़ेगी, इससे तो मैं भी सहमत हूँ। थोड़ा मतलब जैसे कुछ लोगों ने कहा भी था पहले कि थोड़ा अगर घाटा लेकर वो ऐसा फ़ोन लॉन्च करते जिसमें ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर हो तो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या करती है। अभी कंपनी के पास अभी समय है काफ़ी, ऐसा नहीं कि कंपनी कल बंद होने वाली है, तो होपफुली आगे जाके और अच्छे फ़ोन्स आ जाए इनके। चलिए फाइनल क्वेश्चन है अनुराग जीवनी का। इनका कहना है कि बेस्ट इन क्लास फीचर्स मिलना चाहिए नोकिया स्मार्टफोन में, जैसे एमोलेड डिस्प्ले, बढ़िया प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग वगैरह, और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में बजट सेगमेंट में, तभी वो जीत पाएंगे इन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के मुकाबले। अभी देखिए अनुराग जी, जो आपको चाहिए एंड्रॉयड वन एक्सपीरियंस के साथ में, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला है, ये मैं कह दूँ, बिकॉज इकोनॉमी जिस तरह से चलती है, इन स्मार्टफोन कंपनीज को जिस तरह प्रॉफिट बनाना होता है, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बुरा लग रहा है मुझे ये बोल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जो सारी चीज़ें चाहिए सब मिल सकती है थोड़े हाई प्राइस पे, अगर आप एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि सॉफ्टवेयर में अगर आपको विज्ञापन, ब्लोटवेयर वगैरह चलेगा थोड़ा, तो प्राइस जल्दी से कम हो सकता है। अदरवाइज स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, और 10,000 रुपये में भी चाहिए, और बेस्ट इन क्लास भी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह के साथ में, रियलमी, रेडमी के साथ में कंपटीशन करना, कहीं ना कहीं पे तो आप भी सोच लीजिए कि मतलब कैसे पॉसिबल है वो, कि हर कंपोनेंट की कॉस्ट होती है, कंपनी को मार्केटिंग भी करनी होती है, बहुत बड़े मतलब डिसीजंस होते हैं, प्राइसिंग कहाँ करें ताकि फ़ोन बिक सके वगैरह। उसमें जो नोकिया कर रही है उससे थोड़ा और एग्रेसिव हो जाए तो सही है, लेकिन और मतलब रियलमी, रेडमी के प्राइसिंग के मामले में मैच करना अभी मुझे नहीं लगता है नोकिया के लिए इस पॉइंट पर पॉसिबल है। आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक आपकी जुबान में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गैजेट्स 360 हिंदी में बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो आपके बल पर ही चलता है, तो जैसा मैं पहले कहते आ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपने इतनी सारी जानकारी ली है इसमें, आपको कैसा लगा वो, और क्या जानना चाहते हैं आप अगले शो में, अगले एपिसोड में, या फिर आने वाले एपिसोड्स में कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे, बता दीजिए। मैं देखते रहता हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपने जो टॉपिक्स मांगे हैं वो आगे जाके कभी ना कभी तो हम कर ही लें बात उसके बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।